प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु 8th ग्रेड पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का पुनरावृत्ति की जा रही है, जिन्हें समझकर और वार्षिक परीक्षा के हिसाब से तैयारी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जैसे अध्याय 1 परिमेय संख्या में पहला सवाल है, 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम यानी ऐसी संख्या जिसको 3/8 में जोड़ने पर उत्तर शून्य आता हो। तो धन 3/8 है, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा, जिसको अगर इसमें हम जोड़ें तो वो संख्या होगी ऋण 3/8। तो अगर ऋण 3/8 को अगर हम 3/8 में जोड़ेंगे तो शून्य होगा, यही इसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अतः इसका उत्तर ऋण 3/8 होगा। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो इसको हमको अंश में अंश को हर और हर को अंश बना देना है। तो ऐसी संख्या जिसका इसमें गुणा करने पर 1 आता हो। तो अगर हम देखें तो ऋण 14/20 में अगर हम 20/ऋण 14 का अगर गुणा कर दें तो ये इसका हल करने पर इसका गुणनफल 1 के बराबर हो जाएगा। अतः हमारा जो उत्तर है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 20/14 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 4 में देखें, परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ 4/5 कहाँ पर आएगा? तो हम देखें कि यहाँ धन 4/5 है, तो ये धनात्मक ओर आएगा, धन की ओर शून्य के दाहिनी तरफ आएगा। और 4 है तो ये प्रत्येक भाग को 5 में बांटा गया, तो 4/5 यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो बिंदु होगा यहाँ पर ये 4/5 आएगा। इसको हम कोई भी बिंदु के दर्शा सकते हैं, बिंदु P। तो उत्तर होगा कि ये जो बिंदु P है बराबर 4/5, क्योंकि ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 होगा। अगले प्रश्न में हम देखें कि ऋण 5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम जब भी इस प्रकार का कोई अगर सवाल हो तो इसमें हम ऋण 5/6 और 7/8 इसके पहले हर देखें समान है या नहीं। तो हर समान नहीं है, तो पहले हर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहली संख्या का जो हर है इसका दूसरे में ऊपर नीचे गुणा कर दे और दूसरी संख्या के हर का पहली में ऊपर नीचे गुणा कर दे। तो इस प्रकार से अगर हम इसको समान हर वाली संख्याओं में बदलेंगे तो ऋण 5/6 में ऊपर नीचे 8 का गुणा कर दें, और दूसरी जो संख्या है इसमें 7/8 में हम ऊपर नीचे 6/6 का गुणा कर दें। तो गुणा करने पर ये जो भिन्न है ये बन जाएगी 5/8 40। तो ऋण 40/48, और दूसरी जो बन जाएगी 7×6 42, तो 42/48। अब हम आसानी से ऋण 40 और 42 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको कोई भी 5 चाहिए, तो हमारे उत्तर में हम ये कर सकते हैं कि ऋण 40 से जो बड़ा होगा तो ऋण 40 से बड़ा और 42 से छोटा, तो कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऋण 40 से बड़ा अगर देखें तो ऋण 39/48, ऋण 38/48, ऋण 37/48, ऋण 36/48 और ऋण 35/48। यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि उत्तर हर छात्र के अलग अलग हो सकते हैं, और इसलिए हमको इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इसलिए उत्तर हमारी विधि से ही होना चाहिए और उत्तर अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को हल करना है तो ऐसे सवालों में हम 3x ऋण 10 बराबर 5 है। तो जब x अज्ञात राशि इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम पहले अज्ञात राशि वाली संख्या को बाएं तरफ रखेंगे और ये ऋण 10 को जब पक्षांतरित करेंगे तो 5×10 हो जाएगा। तो 3x बराबर 15 हो गया। तो यहाँ हम x के साथ प्रश्न तीसरे में दिया कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जब भी इस प्रकार का कोई सवाल दो संख्याओं में अनुपात दिया गया तो माना वे संख्याएं
अनुपात 5:3 है, तो हम 5x एवं 3x है। तो प्रश्नानुसार कह दिया कि दोनों का अंतर 18 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं। तो ये प्रश्नानुसार यहाँ पर अगर हम देखें तो 5x ऋण 3x बराबर 18, इस सवाल में दिए गए दोनों का अंतर 18 है, इसलिए बराबर 18 लिखा। अब 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/2, 2 से अगर काटे तो 9। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x का मान हमारे पास 9 आ रहा है, तो x बराबर 9। तो जो पहली संख्या होगी, तो पहली संख्या कितनी थी, 5x थी, तो 5 × 9 बराबर 45। और दूसरी संख्या जो है हमारे पास, उसका जो अनुपात था दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर है 3x, तो 3 × 9 बराबर 27। तो यहाँ जो उत्तर होगा, पहली संख्या 45 हो जाएगी और दूसरी संख्या 27 होगी। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम अगला महत्वपूर्ण सवाल देखें कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया है 5:7 है, अतः हम मान लें कि 5x और 7x है। प्रश्न के अनुसार दिया कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद की आयु, तो दोनों की आयु में 4 वर्ष जुड़ जाएगा, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में 4 जुड़ जाएगा और दोनों की आयु का योग कितना है, 56 है। तो प्रश्नानुसार, तो अगर हम दोनों की आयु में 4 वर्ष जोड़ दें तो 5x + 4 और दूसरा है 7x + 4, तो इन दोनों का योग, प्रश्न के अनुसार 4 जोड़ने के बाद इन दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है, 56 वर्ष, तो बराबर 56। तो अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 5x, x वाली संख्या x में जुड़ेगी समान, और 4 + 4 बराबर 56, तो 5 और 7 12x + 8 बराबर 56। तो इसको अगर हम आगे हल करें तो 12x बराबर 56 ऋण 8, तो 12x बराबर घटाएंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा तो 48, तो x बराबर 48/4, 48/12, 12 से अगर इसको काटेंगे 12 चौके 48, तो x बराबर 4 आ गया। तो x का मान 4 आए, तो इसको हम इसमें रखेंगे तो उत्तर में हमारा होगा कि उत्तर जो होगा राहुल की वर्तमान आयु बराबर थी 5x, मतलब 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु बराबर, तो वो है 7x, तो 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। समीकरण z/z-12 और 3/5 इसको हल करना है, तो हम इसमें तिर्यक गुणा का उपयोग करेंगे। तो z इसके साथ इस 5 का गुणा होगा और ये यहाँ पर गुणा होगा, तो z × 5 बराबर 3 कोष्टक में z-12। इसको जब हम हल करेंगे तो 5z बराबर 3z धन 12 × 36, तो 5z में से 3z घट जाएगा तो बराबर 36, तो 2z बराबर 36। तो यहाँ पर z बराबर 36/2, 2 से अगर काटें तो 18 बार कट जाएगा, तो z बराबर 18, तो ये इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार का एक सवाल परीक्षा में आ सकता है, तो इसको हम अच्छे से अभ्यास कर लें। इसलिए जिस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों का एक बार पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया गया है।
एट ग्रेड बुक से अगला जो महत्वपूर्ण सवाल, जैसे यहाँ पर देखें हम कि इस आकृति में x का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ इस सवाल को हल करने में हमको चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस नियम के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ इसके चारों कोणों को अगर हम जोड़ा जाए तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इसी नियम के आधार पर अगर हम चारों कोणों को जोड़ें तो 50 अंश धन 110 अंश धन 120 अंश धन x बराबर 360। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ये 280 हो जाएगा। तो 280 अंश धन x बराबर 360 अंश। तो यहाँ x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर 360 अंश ऋण 280। अगर इसको जब हम घटाएंगे तो x बराबर 80 अंश आ जाएगा और यही इसका उत्तर होगा। तो उत्तर x बराबर 80 अंश। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 40 अंश है। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम एक नियम याद रखेंगे कि भुजाओं की संख्या गुणित कोण बराबर 360 अंश। इस नियम के आधार पर यहाँ बाह्य कोण 40 अंश का है, तो भुजाओं की संख्या को अगर हम n से दर्शाते हैं तो n गुणित 40 बराबर 360। तो n बराबर 360 में भाग जाएगा 40 का, 360 भागित 40। तो n बराबर हो जाएगा 360 बटे 40। अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये 4 नम 36 मतलब 9। तो उत्तर हो जाएगा उस समबाहुभुज में 9 भुजाएं होगी। इसी प्रकार हम महत्वपूर्ण सवालों में एक सवाल देखते हैं। आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यह आकृति एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इस नियम के आधार पर कि सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है या बराबर होती है। समान लंबाई की होती है, इसलिए 5x बराबर 15 होगा एवं यहाँ जो AB है ये CD के बराबर होगी। तो 5y धन 1 बराबर 26। यहाँ इसको अगर हम हल करें तो ये 15x बराबर 15 बटे 5, 5 से काट देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। और यहाँ y वाले में 5y बराबर 26 ऋण 1, तो 5y बराबर 25। तो अगर इसको हम देखें तो y बराबर 25 बटे 5, तो 5 एकम 5 पचम 25, तो y बराबर 5। तो इस प्रकार हम देखें कि उत्तर हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 5। अन्य महत्वपूर्ण सवालों में हम देखें कि एक थैले में 10 कंचे हैं जिसमें 4 सफ़ेद, 3 लाल, 2 नीले और 1 हरा। थैले में बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, तो प्रायिकता क्या होगी? तो लाल कंचे प्राप्त करना। तो जब भी हमको प्रायिकता का सवाल होगा तो प्रायिकता बराबर जो सूत्र होता है कि प्रायिकता बराबर, अब जब लाल कंचे की निकालना है तो लाल कंचों की संख्या
बटे कुल कंचों की संख्या। तो यहाँ हम देखें कि लाल कंचे कितने हैं, तो इसमें लाल है 3 और कुल कंचे कितने हैं, तो एक थैले में 10 कंचे हैं, मतलब कुल 10 कंचे हैं, तो बटे में 10। तो यहाँ लाल कंचों की प्रायिकता जो हो जाएगी 3/10, यही इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर बराबर 3/10। इसी प्रकार हमको अगला सवाल जो दिया गया कि सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सफ़ेद कंचे ना प्राप्त करना मतलब सफ़ेद कंचे कितने हैं, इसमें 4 हैं, तो 10 में से 4 सफ़ेद हैं, तो सफ़ेद नहीं है, तो ऐसे कंचे जो सफ़ेद नहीं हैं, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो कंचे जो सफ़ेद नहीं हैं बराबर हो जाएंगे 3 धन 2 धन 1 बराबर 6, और कुल कंचे हैं तो कुल कंचों की संख्या है बराबर 10। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि सफ़ेद कंचा नहीं है उसकी प्रायिकता। तो यहाँ प्रायिकता किस चीज़ की, सफ़ेद ना हो उसकी प्रायिकता जो होगी, तो सफ़ेद नहीं है ऐसे 6 कंचे हैं और कुल कंचे हैं 10। इसको सरल कर लें तो 2 3 6 2 5 10, तो उत्तर हो जाएगा 3/5। 3/5 सफ़ेद कंचे ना हो इसकी प्रायिकता होगी। अधिक अंकों वाले सवालों में एक सवाल इस प्रकार का आंकड़ों पर आधारित सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने का समय घंटे में आलेख में दर्शाया गया है। तो यहाँ अगर हम आलेख को अगर ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझ लें आलेख में क्या दिया गया है, तो हम प्रश्नों का उत्तर देना हम आसान होता है और विद्यार्थी इस प्रश्न को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दर्शाई गई y अक्ष पर और टीवी देखने का समय x अक्ष पर है। तो जो विद्यार्थी 1 घंटे से 2 घंटे तक टीवी देखते हैं, ऐसे कुल कितने विद्यार्थी, तो यहाँ इसका जो ऊपरी भाग है उसको अगर मिलाया जाए तो 4 पे आ रहा, मतलब 4 विद्यार्थी 1 से 2 घंटे टीवी देखते हैं। इसी प्रकार 2 घंटे से 3 घंटे कितने विद्यार्थी देखते हैं, तो अगर इसका जो आलेख है इसको देखा जाए तो 8 के बराबर, मतलब 8 विद्यार्थी ऐसे जो 2 घंटे से 3 घंटे टीवी देखते हैं। 3 से 4 वाले 20 विद्यार्थी है, 4 से 5 वाले 34 विद्यार्थी है, 5 से 6 घंटे टीवी देखने वाले 8 विद्यार्थी। तो ये ग्राफ को अगर हम इस आलेख को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको प्रश्न का उत्तर देने में आसानी होती है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटे टीवी देखा, तो अधिकतम विद्यार्थी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ जो अधिकतम वाले कितने हैं, 34 विद्यार्थी है, सिर्फ 4 से 5 घंटे। तो यहाँ पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कि 4 से 5 घंटे अधिकतम विद्यार्थियों ने टीवी देखा। उत्तर को हम प्रश्न के हिसाब से और बड़ा करके भी लिख सकते हैं। दूसरा पूछा गया कि 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी, तो 4 घंटे से कम मतलब ये 4 लिखा है, तो 4 से कम वाले ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 3 से 4 वाले 20 है, 2 से 3 वाले 8 है, तो 20 और 8 28, और 1 से 2 घंटे वाले 4 हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा कि ऐसे 32 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी देखा है। तो ग्राफ को हम पढ़ना सीख जाएं तो पढ़ने आसानी से हम उत्तर बता सकते हैं। कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया, तो 5 से अधिक वाले तो मतलब 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटे। तो ऐसे देखने वाले कितने में, तो 5 से 6 वाले थे 8 और 6 से 7 घंटा देखने वाले, तो यहाँ पर ये हो गया 8 और ये 4 से थोड़ा अधिक है, तो ऐसा हम मान लें कि इसके 5 करीब मान लें, तो ये कुल 13 विद्यार्थी। तो तीसरे प्रश्न में आ जाएगा कि 5 घंटे से अधिक वाले, तो 8 और 4 से थोड़ा सा अधिक है, तो इसको हम मान सकते हैं कि 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा।
एक सवाल इस प्रकार का कि पाइथागोरियन त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। इस प्रकार का परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो पाइथागोरियन त्रिक अगर हमको जब भी याद करना हो तो हम ये याद रखेंगे कि इसको हम त्रिक में 3 संख्या माने, पहला 2m, फिर m वर्ग ऋण 1। ये पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करने के लिए ये 3 संख्याओं को हम लेते हैं और m वर्ग धन 1। तो यहाँ जो 5 है किसके बराबर रखने पर ये इसको हल किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम तीसरा जो m वर्ग धन 1 है इसके बराबर अगर हम 5 लेते हैं तो m वर्ग बराबर हो जाएगा 5 ऋण 1, तो m वर्ग बराबर हो जाएगा 4। तो m बराबर इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो अतः ये हल करने पर m बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो पहली संख्या है 2m, तो 2m मतलब 2 गुणित 2 बराबर 4। तो पाइथागोरियन त्रिक का एक सदस्य 4 होगा और अन्य सदस्य में आएगा m वर्ग ऋण 1। तो m वर्ग ऋण 1 ये होगा। तो हमने देखा कि m का मान हमने ज्ञात किया, यहाँ पर 2 आया है तो 2 का वर्ग ऋण 1, तो 2 का वर्ग हो गया 4 ऋण 1, तो ये आ जाएगा 3। तो अब एक सदस्य पहले से 5 है, फिर m का मान 2 आया था तो इसलिए दूसरा सदस्य जो होगा 2m, तो 2m बराबर 4 आ गया और तीसरा सदस्य जो आया वो 3 आया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पाइथागोरियन त्रिक बनेगी तो 1 हो जाएगा 3, दूसरा सदस्य हो गया 4 और 5 पहले से दिया गया। तो इस प्रकार से 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन त्रिक के सदस्य हैं। अन्य महत्वपूर्ण सवालों में एक सवाल कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि पर आधारित एक सवाल पूछा जा सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये संख्या देखेंगे हम सम है या विषम। तो यहाँ हम देखेंगे सम संख्या है। जब सम संख्या तो हम किससे भाग देंगे, पहले 2 से भाग देंगे। तो 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर ये सम है तो 2 का भाग फिर जा सकता है, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब ये विषम संख्या आ गई, इसमें 2 का भाग देना संभव नहीं, तो यहाँ पर भाग जाएगा। फिर 3 से देखेंगे तो 4 और 4 8 और 1 9, मतलब ये जोड़ने पर अंकों का योग 3 के गुणनखंड में आता है, गुणनफल में आता है, इसलिए 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो यहाँ पर बचा 1, तो 14 हुआ। तो 3 चौके 12 और 3 साते 21, तो ये आ जाएगा। पुनः इसमें 3 से भाग जा सकता है, तो 3 चौके 12, 3 नम 27, फिर यहाँ 49 आया तो इसमें 7 का ही भाग जाएगा 7 बार। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ 1764 के जो अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7, तो इसका जो वर्गमूल होगा 1764 का वर्गमूल। तो यहाँ पर हम जोड़ी बनाएंगे, तो 2 गुणित 2 एक जोड़ी ये बन गई, फिर 3 गुणित 3 एक जोड़ी ये बन गई और 7 गुणित 7 ये जोड़ी ये बन गई। तो इस प्रकार से जो जोड़ी बनी तो एक बार लिख देंगे, 2 गुणित 3 गुणित 7, 7 या 21, 21 दूनी 42, तो 42 इसका जो होगा वर्गमूल होगा। तो 1764 का वर्गमूल हो जाएगा 42। तो यह अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार हम सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण सवालों में आता है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो एक अन्य सवाल हम इसका भी अभ्यास करेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में हम देखेंगे जैसे 529, तो इसका हम सबसे पहले यहाँ पर जोड़ी बनाएंगे दाहिनी तरफ से। तो एक जोड़ी ये बनेगी 29 की और यहाँ एक संख्या ये बची है 5। अब हम गाड़ी और खड़ी लाइन खींचेंगे। अब हम कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग, ये सबसे बाईं तरफ की जो जोड़ी या अकेली संख्या भी बची, तो इससे ज़्यादा इसका वर्ग नहीं होना चाहिए। तो जैसे 2 दूनी 4, अगर 3 करेंगे तो 3 तिया 9 बढ़ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 को घटाए तो क्या बचेगा 1। अब 2 का वर्ग किया, 2 ही हम जोड़ेंगे, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब ये जोड़ी पूरी यहाँ पर उतरेगी,
अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या लिखें 4 के दाहिनी तरफ की उसका उतने ही बार गुणा करने। जैसे 43 लिखा तो हम 43 में 3 का अगर गुणा करते हैं तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 129 आ जाता है। तो यहाँ 3 बार इसका हम करेंगे तो 129 हो गया। इसको घटाएंगे तो यहाँ शून्य बचा। तो ये भाग विधि से, तो इसलिए 529 का वर्गमूल जो होगा वह 23 होगा। तो इस प्रकार से हम भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों का अभ्यास हमको होना चाहिए। किसी भी सवाल में इसकी आवश्यकता हमको पड़ सकती है। इसी क्रम में हम एक सवाल देखें, किसी घन की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन, तो हमको यहाँ आयतन का घन का अगर आयतन ज्ञात करना है तो हमको घन के आयतन का सूत्र पता होता है कि घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। तो अतः हम यहाँ भुजा कितनी 15 है तो 15 की घात 3। तो यहाँ हम 15 गुणित 15 गुणित 15 इनका गुणा कर लेंगे। तो जब अगर आयतन ज्ञात करना हो तो यहाँ हम कितनी बार कर रहे हैं 3 बार। तो यहाँ पर गुणा करने पर यह 3375 और मीटर है तो मीटर की घात 3 या घन मीटर। तो उत्तर हो जाएगा उस घन का आयतन बराबर 3375 घन मीटर होगा। इसी प्रकार हम अगले सवाल में देखें कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो 576 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसका भाग देने पर, तो हम सबसे पहले इसके लिए 576 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 576 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, एक बच्चे का 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से अगर भाग देंगे तो 18, फिर 2 का भाग देंगे तो 9 और यहाँ 3 का भाग 3 बार। इस प्रकार हमने देखा इसके जो संपूर्ण अभाज्य गुणनखंड जो आए 576 बराबर 2 आया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 आया है 2 बार। तो अब यहाँ हमको पूर्ण घन बनाना है। सवाल के हिसाब से बोला कि पूर्ण घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए 3 3 की जोड़ी बनाई जाती है। तो यहाँ 3 3 की जोड़ी इसमें है पर किसकी नहीं है। तो यहाँ 3 कम पड़ रहा है। अब सवाल है भाग का, भागफल भाग देने पर बोल रहा है। तो इसमें अतिरिक्त क्या हुआ हमारे पास, अतिरिक्त मतलब जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो 3 गुणित 3 है अर्थात 9। तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 गुणित 3 बराबर 9 जिसकी 3 की जोड़ी नहीं बनी है। तो अर्थात हम अगर इसमें 9 का भाग दे दें तो ये 3 गुणित 3 में भाग मतलब ये चला जाएगा। तो 576 में 9 का भाग बाएं पक्ष में भी और दोनों दूसरे पक्ष में भी अगर हम इसका भाग दे देते हैं 9 का तो 3 गुणित 3 भागित 9 अगर देंगे तो ये 3 तिया 9, तो ये इससे कट जाएगा। तो अब जो बचेगा यहाँ पे इसके जो गुणनखंड बचेंगे ये 3 3 की जोड़ी के रूप में हो जाएंगे अर्थात ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो अब ये पूर्ण घन बन गया। 9 का अगर इसमें भाग देंगे तो हम ये भाग देने पर जो संख्या बनेगी तो 9 छके 54 और 9 छके 54, तो यहाँ बचेगा तो यहाँ 3 बचा 9 और 9 चौके 36 64। तो ये 64 जो होगा भाग देने पर ये पूर्ण घन का रूप है। और तो इस प्रकार हमारा उत्तर जो होगा किस संख्या का भाग दिया गया, तो यहाँ पर हमने भाग दिया है 9 का। तो उत्तर हमारा होगा 9। बीजगणितीय व्यंजक और सर्वसमीकरणों में हम देखें कि एक आसान सवाल इस प्रकार का गुणनफल का आ सकता है। जैसे
गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 4x कोष्टक में 3x धन 7xy, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 4x का गुणा 3x से होगा, तो 4x गुणित 3x धन 4x गुणित 7xy, तो 4 तिया 12, तो 12x का वर्ग धन 4 सत्या 28, 28x वर्ग y, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका गुणनफल कि 12x का वर्ग धन 28x वर्ग y। इसी प्रकार हम b वाले में भी अगर देखें तो 5xy x धन 7y का वर्ग, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 5xy का गुणा होगा पहले x से, फिर 5xy का गुणा होगा 7y का वर्ग, तो यहाँ गुणा किया जाए तो 5x वर्ग y धन 5 7 35, और x का x रहेगा और y गुणित y वर्ग, तो ये y की घात कितनी 3 बार हो गया, तो इसलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ये गुणनफल की 5x वर्ग y धन 35x y की घात 3। इस प्रकार का भी गुणनफल वाला एक सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। अन्य सवालों में ये सर्वसमीका आधारित की a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b, ये सर्वसमीका होती है। इस सर्वसमीका का उपयोग करके एक सवाल इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि 55 का वर्ग ऋण 45 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए, और हमें सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो a की जगह 55 लिखा है और b की जगह 45 लिखा है, तो यहाँ हमें सर्वसमीका में भी a की जगह हम 55 लिख देंगे, जहाँ जहाँ a लिखा वहाँ 55 धन 45, और दूसरे कोष्टक में a ऋण b है तो 55 ऋण 45। तो यहाँ सर्वसमीका का उपयोग करके हमको मान ज्ञात करना है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 5 और 5 10 का 0, हासिला 1, 4 1 5 और 5 10, तो ये 100 हो जाएगा, और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का रहता। 55 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ 100 गुणित 10 बराबर 1000। तो यहाँ इन दोनों का जो मान होगा कि 55 का वर्ग ऋण 45 का वर्ग कितना होगा, तो उत्तर होगा 1000। इसको आसानी से हम सर्वसमीका के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार का एक सवाल भी पूछा जा सकता है। बीजगणितीय व्यंजक के अंतर्गत यहाँ सर्वसमीका x धन a और x धन b का गुणनफल बराबर होता है x का वर्ग a धन b x धन a b। इस सर्वसमीका के आधार पर एक सवाल जिसका मान हमको जैसे 203 गुणित 205 का मान ज्ञात करना है, ऐसा सवाल भी हमको परीक्षा में आ सकता है। तो 203 जब यहाँ x धन a और x धन b लिखा है तो हम यहाँ 203 को हम 200 धन 3 और 205 को हम 200 धन 5 लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि पहली संख्या दोनों में समान हो, तो इसलिए 200 धन 3 गुणित 200 धन 5 का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ तुलना करें तो x की जगह 200 लिखा है, a की जगह 3 है और b की जगह 5 है, तो जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ हम 200 लिख देंगे। 200 का वर्ग या x का वर्ग धन a धन b, a का मान कितना है, a की जगह 3 है तो 3, और b का मान कितना है 5, तो 3 धन 5 गुणित x का मान 200 है, फिर a गुणित b, तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणित 5। इस प्रकार से 200 का वर्ग अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 होता है, और ये 2 शून्य है, वर्ग करने पर 4 शून्य बन जाएंगे। 3 और 5 जोड़ा जाए तो ये 8 हो जाएगा, 8 गुणित 200 और 3 गुणित 5 मतलब ये 15। तो अब इसको अगर हम और हल करें तो 40,000 धन 8 दूनी 16, 1600 धन 15। अगर इन सबको अगर हम जोड़ दें तो यहाँ देखें 40,000, फिर इसमें जोड़ना हमको 1,600 और ये 15, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो ये जोड़ने पर यह आ जाएगा 15, 6, 1 और 4, तो ये आ गया 41,615। तो ये इसका उत्तर जो हो जाएगा 41,615। इस प्रकार से हमें सर्वसमीका का उपयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करते आना चाहिए।
आयलर सूत्र पर आधारित एक सवाल हमको परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसमें जैसे यदि किसी बहुफलक में 30 किनारे और 12 फलक है तो आयलर सूत्र से शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है कि आयलर सूत्र जो होता है, आयलर सूत्र ये फलकों में, किनारों में और शीर्षों में संबंध बताता है। तो F धन B बराबर E धन 2 होता है। तो यहाँ 30 किनारे हैं, तो 30 किनारे हैं मतलब एजेस, तो इसका मान है 30, तो 30 धन 2 हो गया। 12 फलक, तो फलक मतलब उसको हम F से दर्शाते हैं, फेसेस कहते हैं, तो यहाँ पर आ गया 12। और हमको शीर्षों की संख्या बताना, वर्टेक्स V यानी वर्टेक्स शीर्षों की संख्या। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और ये 12 धन का है तो इधर आकर बन जाएगा ऋण 12। इस प्रकार से अगर हम देखें तो V बराबर 32 में से अगर 12 घटेगा तो 20 बचेगा। तो उत्तर यहाँ पर यह है कि यहाँ शीर्षों की संख्या कितनी होगी, तो 20। तो 20 इसके शीर्षों की संख्या होगी। परीक्षा में सरल प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो सरल प्रश्नों के अंतर्गत जैसे दिए गए घन में शीर्षों और फलकों की संख्या बताई। तो शीर्ष यानी इसमें कितने किनारे हैं, कोने हैं, ये शीर्ष कहलाते हैं। तो ये कोने को हम शीर्ष कहेंगे। तो ये कितने हैं, सामने 4 दिख रहे हैं, पीछे 4। तो यहाँ अगर देखा जाए तो शीर्ष बराबर हो जाएंगे कुल 8। और फलकें, तो फलकों की संख्या, तो फलक अगर हम देखें तो कुल फलकों की संख्या 6 है। तो इस प्रकार के सवाल भी सवाल आसान भी परीक्षा में आएंगे। क्षेत्रमिति के अंतर्गत यहाँ एक सवाल है कि एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि जब उसके विकर्ण दिए गए हों तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित d1 गुणित d2। तो ये d1 और d2 ये विकर्ण कहलाते हैं। तो विकर्ण का जो भी मान दिया गया हो तो 1/2 गुणित 12 गुणित 10। अब यहाँ 2 से अगर काट दें इसको हम 6 बार कट जाएगा, 10 × 60, तो यह आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। के अंतर्गत एक सरल सवालों में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। तो भुजा का हमको घन ज्ञात करना है, तो यहाँ 5 की घात 3, तो ये हो जाएगा 5 का घन होता है 125, तो 125 घन सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अगले सवाल में देखें तो एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर वर्ग और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर घन है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र जो होता है कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब यहाँ अगर हम देखें तो आधार का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। तो ये आधार का क्षेत्रफल हमारे पास 18 दिया गया, तो हम आधार का क्षेत्रफल 18 है तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई की जगह आ जाएगा। ऊंचाई इसकी हमको ज्ञात करना है, तो ऊंचाई हमने यहाँ जैसा है वैसे ही लिख दिया। और इसका आयतन दिया गया है 90, तो यहाँ हमने लिख दिया 90। तो इसलिए ऊंचाई का जो मान होगा, ऊंचाई बराबर, तो ये 18 यहाँ इसके साथ गुणा है तो दूसरी तरफ जाकर भाग, तो मतलब 90 में 18 का भाग होगा। और 18 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा हमारा कि उस घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी, तो उस घनाभ की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। घातांक और घात के अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे प्रश्न है कि मान ज्ञात करना, तो यहाँ जैसे ए वाला है कि 4 की घात ऋण 3, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो जब मान ज्ञात करेंगे तो हम ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में बदलेंगे। तो जब भी 4 की घात ऋण 3 है उसको धनात्मक में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 1/4 लिख देंगे, उसकी घात 3 हो जाएगी। अभी घात 3 है मतलब 3 बार गुणा, तो 1/4 गुणित 1/4 गुणित 1/4। तो
तो 4 चौके 16 चौके 64, तो 1/64 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो मान हुआ वो आ जाएगा 1/64। इसी प्रकार हम दूसरे वाले में देखें कि 1/3 इसकी घात है ऋण 4। तो यहाँ पर ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंश को हर और हर को अंश में पलट देते हैं। तो ये ऋणात्मक घातांक धनात्मक में बदल गई। अब 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 बटे में 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 4 बार हो जाएगा। तो यहाँ 3 तिया 9 तिया 27 थी 81, तो 81/1। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, तो उत्तर हो जाएगा बराबर 81। सवाल क्रमांक 5 में हम देखें कि मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का घातांकों पर आधारित अगर कोई सवाल आता है तो 2 की घात 0 धन 3 की घात ऋण 1 और बाहर गुणा है 3 की घात 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें मालूम है 2 की घात 0, तो किसी भी संख्या का घातांक अगर 0 है तो उसका मान होता है 1। जो ऋणात्मक घातांक उसको धनात्मक में बदलना, तो उसको हम करते हैं अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। मतलब 3 है तो ये इसका 1/3 बन जाएगा। अब ये घातांक ऋण 1 था तो अभी क्या बन गया, धन 1। और यहाँ अगर हम बाहर देखें तो ये 3 की घात 2 है, मतलब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो अब यहाँ अंदर जो संख्या है, यहाँ पर अगर हम कोष्टक को हल कर लें तो यहाँ बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ दोनों का लघुत्तम समापन 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3 धन 1 गुणित 9। तो यहाँ 3 और 1 4, तो 4/3 गुणित 9। तो 3 से ये 9 कट जाएगा ऊपर, 3 तिया 9, तो 4 तिया 12। तो यहाँ देखें तो इसका उत्तर कितना जाएगा, 12। इस प्रकार घातांक आधारित सवालों को भी हम नियमों के आधार पर हम उसको हल कर लें। और ये ज़रूर नियम याद रखें कि किसी भी संख्या में अगर घातांक x की घात 0 तो बराबर 1 होता है, चाहे वो x हो y हो कोई भी हो, उसकी घात अगर 0 है तो वह 1 के बराबर होगा। आधारित महत्वपूर्ण सवालों में एक सवाल ये इस प्रकार का भी परीक्षा में आ सकता है कि 5 की घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो आधार जो है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, 125, तो सबको समान आधारों में हम बदल लें। तो ये 5 की घात 2x धन 1 भागित 25, तो 25 मतलब ये किसका वर्ग होता है, 5 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। और ये 125 जो है अगर देखा जाए तो ये 5 का घन है, तो 5 की घात क्या हो जाएगा, 3। अब हमको मालूम है कि जब आधार समान हो और भाग दिया जाता है तो ये जो नियम है कि x की घात a भागित x की घात b तो बराबर होता है x की घात a ऋण b, मतलब घातांक आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ 5 की घात 2x धन 1 और यहाँ जो दूसरा वाला 5 है इसकी घात है 2, तो ये ऋण 2 बराबर 5 की घात 3। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5 की घात 2x धन 1 ऋण 2 बराबर 5 की घात 3। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये 2 में से 1 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 2x ऋण 1 बराबर 5 की घात 3। अब आधार समान है तो तुलना करने पर जब आधार समान हो तो घातांकों को भी बराबर किया जा सकता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2x ऋण 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे तो 3 धन 1, तो x बराबर 4/2, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो यहाँ अगर हम देखें तो x बराबर हो जाएगा 2, तो उत्तर x का मान हो जाएगा 2। इस प्रकार का एक घातांक आधारित सवाल भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब यहाँ x है तो x की जगह m या a b कोई भी दिया जा सकता है। पार्ट 14 गुणनखंड वाले सवालों में जैसे भाग दीजिए, इसके अंतर्गत जैसे 18 a की घात 6 b की घात 7 भागित 3 a का वर्ग और b का वर्ग, इसको हमको भाग देना है। तो जब इसको हम भाग देंगे तो जिसमें भाग दे रहे हैं मतलब उसको ऊपर लिख देंगे हम। तो a की घात 6 और b की घात 7 इसको ऊपर लिखा
और जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे 3 a की घात 2 और b की घात 4। तो इसको हमने नीचे लिखा। अब यहाँ देखें तो हम 3 से 18 कितनी बार कर सकते हैं? 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 बार। यहाँ a की घात 2 है, मतलब a 2 बार है और यहाँ 6 बार है। तो यहाँ अगर ये 2 बार कम कर दिया जाए तो यहाँ कितनी बार बचेगा? 4 बार। यहाँ 4 बार b है नीचे और ऊपर 7 बार है। तो यहाँ अगर इसमें से इतने काट दिया जाए तो कितनी बार बचा? 3 बार। तो उत्तर क्या हो गया हमारा? जो शेष जो बची संख्या है क्या बची? ऊपर 6, a की घात 4 और b की घात 3। तो यही इसका उत्तर होगा कि इसको भाग दिया जाए तो ये इसका उत्तर आएगा। इसी प्रकार हम बी वाले में देखें तो बी वाले सवाल में 3x वर्ग y धन 9x भागित 3। तो यहाँ पर भागित देना 3x का। तो हम क्या करेंगे? इसको जिसका भाग देना उसको नीचे लिख लेंगे। तो 3x का वर्ग y धन 9x और पूरे के बटे में हमने लिख दिया 3x। तो 3x को हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख दे। 3x वर्ग y बटे 3x धन 9x बटे में 3x। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये 3 से 3 कट गया। यहाँ x 2 बार है, 1 बार नीचे से कट गया तो एक ही बार बचा यहाँ पर। यहाँ 3 कम 3, 3 तिया 9 और ये x कट गया। तो यहाँ जो शेष बचा तो यहाँ पर बचा है x, 1 बार बचा है तो xy और धन यहाँ पर 3 तिया 9 तो ये बचा है 3। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा xy धन 3, ये इसका उत्तर होगा। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत एक सवाल इस प्रकार का आ सकता है। तो गुणनखंड ज्ञात करना है तो x वर्ग धन 7x धन 12। तो यहाँ पर हम इसको या तो सर्वसमीका के आधार पर हल कर सकते हैं या नियम के आधार पर हल कर सकते हैं। तो हम अगर देखें तो ऐसी कौन सी संख्या जिनका गुणा करने पर 12 होता है, जोड़ने या घटाने पर 7 होता है? तो आसानी से इसको हम देख सकते हैं कि 4 तिया 12 होता है। तो इसको हम 7 को लिख सकते हैं 4 धन 3 और बाहर लिख देंगे हम x, क्योंकि ये x है। और 4 गुणित 3, 4 तिया 12 होता है। तो x वर्ग धन इसका गुणा करेंगे तो 4x धन 3x और ये 4 गुणित 3। तो अब यहाँ समूह बनाकर हम देखें तो इसमें से पहले समूह में से हमको x उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो हमने x को बाहर निकाला तो x धन 4 बचेगा, क्योंकि x का वर्ग है। इसमें से एक x बाहर आ गया तो एक x बचा अंदर, तो x धन 4 यहाँ पर बचेगा। और धन दूसरे जो समूह इसमें से 3 बाहर आ सकता है उभयनिष्ठ, तो ये भी x धन 4 दोनों। तो ये हो गया x धन 4 दोनों में समान है। तो एक गुणनखंड x धन 4 हुआ और दूसरा हुआ x धन 3। तो इस प्रकार से इसके जो गुणनखंड होंगे x धन 4 और x धन 3। तो इस प्रकार के गुणनखंड वाले सवाल का अभ्यास भी हमें करना है। इस प्रकार का भी एक सवाल आ सकता है। सर्वसमीका आधारित गुणनखंड ज्ञात करने में जैसे एक सवाल यहाँ दिया है 6x का वर्ग ऋण 49। तो यहाँ हम देखें तो इसमें कौन सी सर्वसमीका उपयोग में आ सकती है? तो इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें तो 4x का वर्ग होगा और ये 49 होता है 7 का वर्ग। तो ये a वर्ग ऋण b वर्ग वाली जो सर्वसमीका है, चूँकि a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर होता है एक कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में होता है a ऋण b। तो इस सर्वसमीका के आधार पर इसलिए 4x का वर्ग ऋण 7 का वर्ग बराबर एक कोष्टक में आ जाएगा a धन b, मतलब 4x धन 7 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 4x ऋण 7। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4x धन 7 और दूसरा हो जाएगा 4x ऋण 7। तो ये दो गुणनखंड इसके होंगे। गणित की वैकल्पिक विधियों के अंतर्गत एक सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो 99 गुणित 99, तो एक न्यूनन पूर्वेण। इस विधि में हम क्या करते हैं, 99 को हमने 2 बार लिखा, जहाँ गुणा का चिन्ह लगा उसके नीचे एक लाइन खींच दिए और इसमें जो दाहिना पक्ष और बायां पक्ष, तो एक न्यूनन मतलब एक कम करना। तो 99 में से एक कम करें तो कितना हुआ? 98 हुआ। और इस 98 को यहाँ
इसमें से घटाना है। तो 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 9 में से 9 गया तो 0। तो यहाँ 99 गुणित 99, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 9801। तो उत्तर जो हो जाएगा इन दोनों का जो गुणनफल होगा 9801 इसका गुणनफल होगा। तो इस प्रकार से हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। और गणित की वैकल्पिक विधियों में अन्य विधियों के आधारित भी सवाल हल कर देखे जा सकते हैं। तो इन सब सवालों को करवाने का उद्देश्य यही है कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाए, तो जिससे सभी विद्यार्थियों को पेपर सरल लगे और हल करने में कोई परेशानी ना हो।